हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम डबल फिलर्स के नाम से जानते हैं। 5 नंबर का ये आएगा आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, और ये आपके प्री के एग्जामिनेशन में भी आता है। अगर आपका जो स्पॉटिंग एरर का पार्ट है वो 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर का ये दिया जाता है। तो दोनों तरह के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपको आना चाहिए। इसकी क्या ट्रिक्स हैं वो समझ में आनी चाहिए, कैसे इनको आप पूरे 5 नंबर निकाल सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन से डबल फिलर्स को आप ट्राई आउट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल 15 प्रॉब्लम्स को, 15 आपके डबल फिलर्स के क्वेश्चंस होंगे और हम देखेंगे कैसे वहाँ से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले आपके सामने ये आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? एनी काइंड ऑफ एथनोसेंट्रिज्म फॉस्टर्ड बाय प्राइड इन द सेल्फ एंड इन टूवर्ड्स अदर ओनली डिवाइड्स पीपल नॉट यूनाइट्स देम इन देयर। तो अब यहाँ पे देखिए एथनोसेंट्रिज्म की बात की जा रही है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी एथनोसेंट्रिज्म किसे कहा जाता है। एथनोसेंट्रिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप अपना जो कल्चर है या अब आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आप एज अ कसौटी समझ करके दूसरे के कल्चर या दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको जब आप जज करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसके आधार पे जो पश्चिमी संस्कृति है उसको हम जज करते हैं, कहते हैं कि वहाँ ऐसा होता है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो इसी को कहा जाता है एथनोसेंट्रिज्म। और एथनोसेंट्रिक किसे कहा जाएगा? जो इस तरह के लोग होंगे उनके लिए टर्म यूज होगा एथनोसेंट्रिक। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिज्म की बात की जा रही हो। बेसिकली जब एथनोसेंट्रिज्म होता है तो वो हमेशा यहाँ पे बताया जा रहा है फोस्टर्ड बाय प्राइड इन द सेल्फ, कि जब भी इस तरीके से वो अपने एक तरीके से अहंकार के रूप में अगर उसे बढ़ाया जाता है तो उसका काम क्या होता है कि जैसे हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति की बात जब करते हैं, पश्चिमी सभ्यता से तुलना करते हैं, तो हमेशा इस सेंस में तुलना करते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसे खराब बताते हैं, जो भारतीय संस्कृति है उसे अच्छा बताते हैं। तो जब भी इस तरह की बात होंगी या जब भी आप अपने गुणों के आधार पे आप किसी दूसरे के गुण को कंपेयर करते हैं तो हमेशा दूसरों को आप नीचा दिखाने की कोशिश ही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन द सेल्फ एंड इन टूवर्ड्स अदर, तो यहाँ पे आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसी सोच रखते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो वो सोच कैसी है? तो पहली बात है ये रिस्पेक्ट। ऑप्शन को देखिए क्या है, रिस्पेक्ट। क्या आप रिस्पेक्ट रखते हैं इस तरह की? तो जी नहीं, गलत है। तो आप आगे दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि आपको 2 फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे और आपको यहाँ पे हिंट समझना होगा कि कहीं पे अगर आपको दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में जो हिंट है उसमें का कोई एक सेंटेंस मिलता है तो आप समझ सकते हैं दूसरा सेंटेंस उससे मैचिंग ही होगा। बस ऐसे आपको हिंट समझना है। जैसे यहाँ पे आगे पढ़िए, अगर क्या लिखा है, ओनली डिवाइड पीपल्स नॉट यूनाइट देम इन देयर। अब कह रहे हैं कि ऐसा केवल डिवाइड करता है लोगों को, नॉट यूनाइट देम इन देयर। अब यूनाइट किसे करना पड़ता है? जो अलग थलग होगा उसी को तो आप यूनाइट कर सकते हैं। मतलब एकता कहाँ लाएंगे आप? एकता आप अनेकता में ही लाएंगे, अनेकता में एकता लाएंगे तभी आपका वो सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर दूसरा सेंटेंस आप चेक करिए तो दूसरा सेंटेंस आपको कहाँ कहाँ मिलता है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम होगा, तो ये गलत हो गया। डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। तो ये डाइवर्सिटी एक सेंटेंस हमको मिला है जो कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में फिट हो सकता है। आइडेंटिकलनेस, ये भी आपका क्या है? गलत है सेंटेंस, ये आपका सही नहीं है, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सेमनेस, ये भी आपका गलत है। तो एक ही देखिए आपको यहाँ पे जो सेंटेंस है दूसरा वाला, उसमें एक ही चीज़ सही मिल रही है, डाइवर्सिटी, जो कि अनेकता या विविधता के बारे में बात करें। बाकी जो तीनों है सारा एक या एक रूपता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनाइट की बात अगर करनी है तो हमको अनेकता चाहिए होगा। तो इसके लिए हम आगे सामने वाला शब्द देख लेते हैं क्या वो एकदम मैचिंग है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपको एक मिल गया तो वो सही होगा। तो दूसरा भी एक बार चेक कर लीजिए अपने लिए। क्या लिखा है? प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह जिसे हम कह लें, या कह लें कि अगर हम किसी के प्रति पहले से ही कोई सोच मान के रखे हुए, जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है उसने आपके साथ कभी गलत किया है तो आपके मन में उसके प्रति पहले से ही एक हीन भावना सी है या एक तरीके से पहले से ही भेदभाव रहेगा कि हमेशा सबके साथ गलत ही करेगा। तो कुछ अच्छा भी करेगा तो उसमें आपको गलती ही देखने को मिलेगी, उसमें आप गलती ही ढूंढेंगे। तो ऐसी जो सोच होती है उसे प्रेजुडिस कहा जाता है। तो हम समझ सकते हैं एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि यहाँ पे अगर पढ़िए प्राइड इन द सेल्फ एंड इन प्रेजुडिस टू अदर्स। तो जी हाँ, ये भी आपका एकदम सही है कि जब भी हम एथनोसेंट्रिज्म टाइप की बात करते हैं तो हमको हमेशा यही लगता है कि जो हमारा जो संस्कृति या वैल्यूज़ हैं वो हमेशा हाई है। इसी तरह अगर पश्चिमी सभ्यता में आप जाइए तो वो जो भारत या इस तरफ के देश हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड मतलब वो हमको बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। उनके लिए जो अपनी सभ्यताएँ हैं, जो अपनी मान्यताएँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी 7th 8th में तो आपको पता होगा, एक चैप्टर में आपने पढ़ा
पढ़ा होगा ये सेंटेंस की, जो पहले अंग्रेज जब आए थे हमारे भारत में तो यहाँ का जो साहित्य था उसकी तुलना वो कैसे करते थे। उनका कहना था कि अगर अंग्रेज या यूरोपियन जो भी है उनका साहित्य है, उसकी बुक सेल्फ अगर केवल एक उसका कॉलम ले लिया जाए, एक उसका रो ले लिया जाए बुक सेल्फ का, उसमें जितनी किताबें होंगी 8-10, वो किताबों की तुलना उन्होंने पूरे जो भारतीय जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इसमें फैले पूरे साहित्य से बता दिया था कि पूरे भारतीय महाद्वीप में फैला जो साहित्य है जो भी मौजूद है वो हमारे यहाँ के यूरोपियन साहित्य के एक बुक सेल्फ के बराबर भी नहीं है। तो एक तरीके से उनका कहना था जो हमारा भारतीय साहित्य है वो क्या है, बहुत ही खराब है, गिरी क्वालिटी का, एक तरह से उनका मानना था। तो ये हमेशा क्या होता है, एथनोसेंट्रिज्म के द्वारा ही होता है, और जब भी इस तरह की तुलनाएं की जाती हैं तो दूसरे के प्रति प्रेजुडिस होकर ही की जाती हैं। तो ये आपका सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे यही दोनों चीज़ें फिल होंगी। इस तरीके से आपको हिंट लेना है। हमने हिंट कहाँ से लिया, दूसरे वाले यहाँ से लिया और पहले वाले को मिला करके देखा, अगर सही है तब तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये क्या है, ही हैड मिक्स्ड सक्सेस इन द पास्ट विथ हिज न्यू टेक्निक्स, दिस टाइम अराउंड द प्लेयर हैड इनफ अप हिज स्लीव्स टू विन दिस मैच। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही हैड मिक्स्ड सक्सेस इन द पास्ट विथ हिज न्यू टेक्निक्स, की मतलब पास्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि उसके पास मिक्स सक्सेस थी उसके न्यू टेक्निक्स के द्वारा। तो यहाँ पे अब बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि दिस टाइम अराउंड द प्लेयर हैड इनफ, और यहाँ पे अप हिज स्लीव्स टू विन दिस मैच। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ऑप्शंस को देखिए तो पहला क्या है, सिंस। तो सिंस से शुरुआत होती है सेंटेंस की, हमने देखा है सिंस से शुरुआत होती है, लेकिन टैलेंट अप हिज स्लीप ये आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है क्या है, गलत है, टैलेंट अप हिज स्लीप। आपको मेरे ख्याल से आइटम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक आइटम पढ़ा होगा कि हैव, ऐसे था आइटम, हैव ट्रिक्स अप या हैव ट्रिक्स वन हिज स्लीप या अप हिज स्लीप, वो वन वहाँ पे लगा दिया जाता है कि आप किसी के लिए भी यूज करिए, वन हिज स्लीप्स। तो ये आपका आइटम सही आया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या शब्द आना चाहिए, ट्रिक्स। ठीक है, तो आपका सेंटेंस है वो देख लीजिए, कहीं पे ट्रिक्स हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रिक्स है, और पहला वाला जो सेंटेंस है क्या है, ऑल्दो है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल्दो फिल कर दूँ तो ऑल्दो ही हैड सक्सेस, मतलब यद्यपि कि उसके पास पहले सक्सेस थी उसकी न्यू टेक्निक्स के द्वारा, लेकिन इस बार उसके पास हैड इनफ ट्रिक्स अप हिज स्लीव्स, ये क्या है, आइटम का यूज़ हुआ है। मतलब जब आपके पास कोई भी छुपा हुआ टैलेंट हो, कुछ ऐसी बातें जो और किसी को नहीं पता होती हैं, उसके लिए यूज होता है टू विन दिस मैच। तो ये आपका आइटम यूज हुआ है। तो यहाँ से मैंने गेस किया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अप हिज स्लीव्स, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रिक्स। तो आपका सही होगा। तो मैंने ट्रिक्स को ढूंढा, कहाँ पे है, ट्रिक्स को ढूंढने के साथ मुझे ऑल्दो मिल गया जो कि एकदम सही बैठ रहा है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो गया। तो मतलब बताने की क्या कोशिश है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पता ही हो आइटम। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आप अपनी वोकैबलरी को इंप्रूव करते हैं, वोकैबलरी में केवल शब्दार्थ ही नहीं होता है, उसमें वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी होते हैं, आइटम्स और फ्रेजेस भी होते हैं। अगर आपको आइटम्स और फ्रेजेस की नॉलेज अच्छे से है तो आप बहुत आसानी से इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं, उसमें सही जगह पे सही शब्द का चुनाव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ द रोल ऑफर टू मी। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, द नेम ऑफ द रोल ऑफर टू मी, मतलब किसी को कोई रोल ऑफर किया गया है, द स्ट्रॉन्ग फनी एंड डायनेमिक इंडियन वुमेन दैट आई हैव ग्रोन अप। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे किसी को रोल ऑफर किया गया है और बता रहे हैं कि वो रोल किसका है, द स्ट्रॉन्ग फनी एंड डायनेमिक इंडियन वुमेन। तो जब भी आपको किसी रोल के बारे में बात की जाए, सिनेमा के बारे में बात की जाए, किसी भी बारे में इस तरह की बात की जाएंगी, तो वहाँ पे अब बीच में जो खाली स्थान है, पहला सेंटेंस वहाँ पे क्या है, द नेम ऑफ द रोल ऑफर टू मी स्टेटेड। स्टेटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। हिंदी में आपने अगर पढ़ा होगा तो समझ में आता होगा आपको कि ऐसे कहा जाता है कि ये रोल किसको चित्रित करता है। ठीक है, वो चित्रित जो आपका शब्द हिंदी का है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको बस पता होता, तो आप यहाँ पे बस उसको ढूंढते कि कहाँ पे है। मतलब अगर आप हिंदी समझ सकते हैं, क्या सेंटेंस कहना चाहता है, उस भाव को समझ सकते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि इस तरीके से इस पात्र को इसमें चित्रित किया गया है, तो यहाँ भी पात्र की बात की जा रही है और चित्रित यहाँ पे आपका यहाँ पे मिक्स्ड है। तो चित्रित का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, चित्रित करने का मतलब होता है इंग्लिश में डिपिक्टेड। तो डिपिक्टेड आप ढूंढिए कहाँ पे, डी वाला आपका सेंटेंस ये क्या है, डिपिक्टेड। कहीं कहीं पर रिफ्लेक्टेड भी आपका यूज होता है। ठीक है, सेम सेंस में कि द नेम ऑफ द रोल ऑफर टू मी रिफ्लेक्टेड, कि इस तरीके का रोल वो क्या है, कि इस तरीके का रोल रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आप दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है, दैट आई हैव ग्रोन अप अराउंड। तो ये आपका अराउंड जो है ये यहाँ पे फिट नहीं होता है, जबकि आपका टू आएगा तो एकदम सेंटेंस सही हो जाएगा। दैट आई हैड ग्रोन अप टू, कि वो भी उसी तरीके से बढ़ी हुई है, इसी तरीके से उसकी भी परवरिश हुई है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन है यही आपके लिए एकदम सही है, यही आप फिल करेंगे, डिपिक्टेड और टू।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक एक चीज़ों को पकड़ रहे हैं, कैसे आपको समझना है। एग्जाम टाइम में भी इसी तरह से आपको समझना होगा कि क्या यहाँ पे फिल किया जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अमंग दोज हु, यहाँ पे क्या है, खालिस्तान द कोर्ट वॉज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी विच, खालिस्तान अ मेडिकल डिस्पेंसरी एट सूरत विच हैड डिपॉजिटेड ऑलमोस्ट ₹50 लाख इन द बैंक। अमंग दोज हु द कोर्ट, अब बताइए कोर्ट क्या करते हैं, हम कोर्ट जाते हैं। वॉज द चेयरमैन मतलब किसी भी सोसाइटी के चेयरमैन के बारे में बात की जा रही है कि जो कि कोर्ट गए, विच डैश अ मेडिकल डिस्पेंसरी एट सूरत। अब हो सकता है यहाँ पे बात की जा रही हो कि उनके पास कोई मेडिकल डिस्पेंसरी है या फिर वो मेडिकल डिस्पेंसरी चलाते हैं सोसाइटी की तरफ से जैसे चलती हैं। विच हैड डिपॉजिटेड ऑलमोस्ट ₹50 लाख इन द बैंक, कि जिसने सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी थी उसने बैंक में 50 लाख रुपए जमा किए। तो यहाँ पे कोर्ट के लिए अगर शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो कौन सा आपका शब्द होगा? अगर ऑप्शंस को चेक करें, रीच्ड, कोर्ट के लिए हम रीच्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गॉन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अप्रोच्ड, हाँ ये शब्द आपका इस्तेमाल होता है कि जब आप कोर्ट जाते हैं, जैसे आप किसी मुकदमे के सिलसिले में या किसी भी आप ऐसे कोर्ट में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, तो उसको कहा जाता है अप्रोच करना, ठीक है, कि आपने कोर्ट को अप्रोच किया। तो यहाँ पे अप्रोच शब्द आपका सही है। डी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, आस्क्ड, आप कोर्ट से आस्क नहीं करते हैं, तो एक ही यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है, या तो सी वाला सही होगा या तो नन ऑफ दिस सही होगा। तो दूसरा वाला आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी चेक करना हो, क्या लिखा हो, रैन। तो यहाँ पे देखिए द कोर्ट वॉज चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी विच रैन अ मेडिकल डिस्पेंसरी, मतलब जो मेडिकल डिस्पेंसरी चलाते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को मतलब कोई बिजनेस हो तो उसको हम रैन शब्द से आप कहते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अप्रोच्ड है, मतलब आपका पास्ट में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म रन की रैन आई हुई है, मतलब ये आपका सही है। जबकि यहाँ पे आप देखिए रीच्ड है और यहाँ पे आप देखिए रन का इस्तेमाल हुआ जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट की फॉर्म है। तो यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी आप इसे गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रैन ही आपका सही होगा। तो जो सी वाला ऑप्शन है वही सही होगा, नन ऑफ दीज आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जस्ट बिकॉज मोमेंटम इज अवे, यहाँ पे खालिस्तान कोल इन चाइना डज नॉट मीन दैट द कंट्री इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द ग्लोबल कोल। फिर यहाँ पे खालिस्तान, मतलब कोल के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे अवे। अब अवे से पहले आपका कौन सा सेंटेंस आ सकता है, अल्टरिंग अवे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए जस्ट बिकॉज मोमेंटम इज अल्टरिंग अवे, तो अल्टरिंग अवे जैसा शब्द यहाँ पे बात नहीं होगी। मतलब कोई भी ऐसे बदलाव के बारे में बात की जा रही है कि जो कोल है उसका जो मोमेंटम है वो चाइना से जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंट्री का वो पार्ट नहीं होगा जो भी ग्लोबल कोल। अब कोल के बारे में ग्लोबली क्या हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ग्लोबल कोल। यहाँ पे अगर आप शब्द देखिए क्या है, बैंक, ग्लोबल कोल बैंक, ये आपका शब्द नहीं होता। कोलैप्स आपका शब्द नहीं होगा, राइज नहीं होगा। हाँ बूम हो सकता है, हम किसी सेक्टर की बात करते हैं तो उसके बूम की बात करते हैं तो बूम आपका शब्द हो सकता है। इसी तरह बूम से रिलेटेड शब्द आपका क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, शिफ्टिंग। तो यहाँ पे अगर हम शिफ्टिंग भरते हैं कि मोमेंटम इज शिफ्टिंग, तो मोमेंटम की जब भी बात की जाती है तो उससे हम शिफ्ट शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, हमेशा शिफ्ट होता है आपका, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकने की बात की जाती है, ठीक है। स्टैग्नेटिंग नहीं होता है, क्योंकि स्टैग्नेटिंग जो शब्द है ज़्यादातर ये वाटर या एयर के साथ इस्तेमाल होता है। इस तरह की जो भी बॉडीज़ होती हैं, आपका लिक्विड या आपका एयर होता है उससे रिलेटेड होता है, तो स्टैग्नेटिंग का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह चेंजिंग और कोलैप्स भी आपका यूज़ नहीं होगा। तो हम एक शब्द अगर पकड़ते हैं तो उससे दूसरा शब्द भी हमको आसानी से पकड़ में आ जाता है और हमको पता चल जाता है कि इससे रिलेटेड क्या शब्द आपके यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन भी इसी तरीके से यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द, फिर यहाँ पे खालिस्तान टू द फ्री सिम कार्ड स्कीम ऑफर्ड बाय द टेलीकॉम कंपनीज हैज़ बीन एंड मोस्ट पीपल एक्सप्रेस्ड कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द स्कीम। द और फिर यहाँ पे खालिस्तान है, टू द फ्री सिम कार्ड स्कीम ऑफर्ड बाय द टेलीकॉम कंपनीज हैज़ बीन, और यहाँ पे देख रहे हैं मोस्ट पीपल एक्सप्रेस्ड कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द स्कीम, मतलब लोगों को ये स्कीम पसंद नहीं आई है, तभी उनकी क्या है, इग्नोरेंस है, ठीक है, इग्नोरेंस अबाउट द स्कीम। तो ये आपका एक तरीके से नेगेटिव आपका सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपके नेगेटिव चीज़ें ही फिलिंग द ब्लैंक्स में आ भी सकती हैं। तो हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। द रिएक्शन टू द, देखिए रिएक्शन नहीं होता है, जब भी आप किसी स्कीम की बात करें तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। और स्टुपेंडुअस स्कीम ये हो नहीं सकती है, क्योंकि पहले से हमको पता चल गया है कि ये स्कीम कैसी है, आपकी ख़राब है, ठीक है। फिर बात करते हैं द एक्सेस टू द फ्री, एक्सेस हम कह सकते हैं टू द फ्री सिम कार्ड स्कीम ऑफर्ड बाय द टेलीकॉम कंपनी हैज़ बीन कॉर्डियल। कॉर्डियल आपका एक पॉजिटिव शब्द है, जबकि यहाँ पे इग्नोरेंस की बात की जा रही है, तो कॉर्डियल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सी वाला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे दूसरा शब्द इसके साथ क्या है, सिंपल। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर शब्द को समझ सकते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से लोगों की क्या डिमांड थी या लोगों का कैसा इस स्कीम के प्रति व्यवहार था, क्या लोगों ने बताया, इस तरीके की बात की जा रही। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका शब्द क्या है, एकदम अनफिट बैठता है। द टेकर्स टू द फ्री सिम कार्ड स्कीम ऑफर्ड बाय द टेलीकॉम कंपनी हैज़ बीन हाई एंड मोस्ट पीपल एक्सप्रेस कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द स्कीम। जब हम इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको लेने वाले लोग हाई कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा नंबर में कैसे हो सकते हैं, तो ये भी आपका गलत है सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिस्पॉन्स आपका एक पॉजिटिव शब्द है जो कि किसी भी स्कीम या फीडबैक से रिलेटेड होता है। तो द रिस्पॉन्स टू द फ्री सिम कार्ड ऑफर्ड बाय द टेलीकॉम कंपनीज हैज़ बीन अबिस्मल एंड मोस्ट पीपल एक्सप्रेस कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द स्कीम। अबिस्मल का मतलब क्या होता है, निराशाजनक, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड सेंटेंस है ये भी आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे बैठता है कि जो टेलीकॉम कंपनी ने ये फ्री स्कीम निकाली है सिम कार्ड की, क्या है, एकदम निराशाजनक है, जिसे लोगों ने पसंद ही नहीं किया और ज़्यादातर लोगों इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि लोगों को ज़्यादातर लोग इसके बारे में क्या थे, अज्ञानी थे, उनको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई भी स्कीम यहाँ पे आई हुई है। तो लोगों को जब पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री सिम कार्ड की स्कीम थी क्या थी, इसका जो रिस्पांस क्या था, एकदम निराशाजनक था, ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंचा ही नहीं, ज़्यादातर लोगों ने इस सिम को लिया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है इसको लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन शब्द है ये भी आपका कुछ रिस्पॉन्स से मिलता जुलता है कि लोगों का रिएक्शन कैसा था। लेकिन जो इसमें जो दूसरा शब्द है उसको समझिए, स्टुपेंडुअस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोई भी विशाल चीज़ हो उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर इसकी जो पॉपुलैरिटी होती है बहुत ज़्यादा होती तो बहुत सारे लोगों को ये पता होता। ये स्कीम इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस में नहीं होती कि बता रहे ना, मोस्ट पीपल एक्सप्रेस्ड कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द स्कीम, मतलब ज़्यादातर लोगों ने इसको ऐसे लिया जैसे उनको पता ही नहीं है। फ्री में सिम कार्ड दे रहे हैं फिर भी लोग इसे ले नहीं रहे, क्यों? क्योंकि ये जो इनकी स्कीम बहुत ज़्यादा निराशाजनक होगी या कुछ इसमें खामियां होंगी, इस चीज़ को लेकर के बात यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन आवर क्लोज रिलेशन इट इज़ ईजी टू कम क्लेवर मैन एंड वुमेन बट टू फाइंड वर्चुअस वन। देखिए काफ़ी सिंपल है मेरे ख्याल से, मतलब बता रहे हैं कि इन आवर क्लोज रिलेशनशिप इट इज़ वेरी इजी टू कम। अब कम के साथ आपका क्या आ सकता है, कम फाइंड गलत है, कम अप क्लेवर मैन नहीं, कम अप आपका शब्द यूज़ नहीं होगा, ये आपका फ्रेज नहीं यूज होगा, कम सी भी यूज़ नहीं होगा, आपका फ्रेज की तरह एक तरीके से काम कर रहा है। देखिए तो कम अक्रॉस, तो हाँ कम अक्रॉस यूज कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर दिया गलती से, ये आपका यूज हो सकता है। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब बताया जा रहा है कि क्लोज रिलेशनशिप में बहुत आसानी से आप को क्लेवर मैन और वुमेन मिल सकते हैं, मतलब जो चालाक हों, जिनके अपने कुछ फ़ायदे हों, तो वो आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कम अक्रॉस का मतलब क्या है, अचानक से मिलना, ठीक है, अचानक से मिलने का मतलब कम अक्रॉस होता है। बट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वर्चुअस वन, मतलब गुणी लोगों को पाना बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है, कठिन है। तो ये आपका सेंटेंस देखिए, जो ऑप्शन डी है ये आपका एकदम सही यहाँ पे बैठ रहा है, इसी को आप टिक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी था ये वाला, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू डैश नंबर ऑफ स्वाइन फ्लू केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्प्रेड अबाउट द डिसीज़। जहाँ भी आपकी डिजीज़ के बारे में बात हो, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात हो और स्प्रेड करने के बारे में बात की जाती है, अबाउट द डिसीज़। देखिए स्प्रेड अबाउट द डिसीज़, किसी डिजीज़ के बारे में आप क्या स्प्रेड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि डिसीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इस बीमारी से क्या क्या इलाज है, क्या कुछ करना चाहिए। तो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिसीज़। ये जो अवेयरनेस शब्द है इसको आप समझ के रखिए, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन बतानी हो, बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तो अवेयरनेस फैलाना उसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका शब्द अवेयरनेस अगर कहीं पे आपको दिख जाए तो वही ऑप्शन आप देखते हैं, तो अलर्टनेस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस। देखिए डी ऑप्शन में आपको अवेयरनेस दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि शब्द सही ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड नॉलेज भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आपका सही है कि नॉलेज फैलाना, लोगों को ज्ञान देना इसके बारे में। तो आप जो उसका जो पहला जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको आप चेक कर लीजिए मिला करके। सबसे पहले अवेयरनेस को ही लेकर के चेक करते हैं, क्या इंक्रीजिंग, ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्वाइन फ्लू, और यहाँ पे क्या है देखिए नॉलेज के साथ साथ पॉपुलेटेड, तो पॉपुलेटेड शब्द यूज नहीं होगा नंबर के साथ, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई संख्या में। जैसे देख रहे हैं कि स्वाइन फ्लू के केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में है क्या है, बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसके साथ अवेयरनेस का अगर इस्तेमाल करें तो क्या है, एकदम सही है। तो डी वाला ऑप्शन आप टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात करते हैं,
वी मस्ट प्रिवेंट इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग। अब अगर आपको इंडेंजर्ड का मतलब पता होगा तो आप इसके बाद बिकमिंग के बाद जो आपका शब्द इस्तेमाल होना है वो भी आप समझ जाएंगे। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स उन स्पीसीज के लिए यूज होता है, उन जातियों के लिए यूज होता है जो कि खतरे की कगार पे, मतलब जो विलुप्त होने की कगार पे, उन्हें इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल स्पीसीज कहा जाता है। और उनके विलुप्त होने को क्या कहा जाता है? उनके लिए एक शब्द का इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, क्या? एक्सटिंक्ट होना, मतलब विलुप्त तो हो जाना। तो आप इन ऑर्डर स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग, अब यहाँ पे आपका क्या शब्द यूज होना चाहिए? एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त हो जाना। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो सी वाले ऑप्शन में आपको एक्सटिंक्ट शब्द मिलता है, जबकि उसके पहले क्या? बिकमिंग रेयर इन ऑर्डर और फ्यूचर। रेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, ये आपका गलत है। आउटडेटेड आपका जीव जंतुओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। बिकमिंग पावरफुल, जब इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं तो पावरफुल कैसे हो सकते हैं? तो डी वाला ऑप्शन भी आप कट कर सकते हैं। तो या तो सी वाला होगा या तो ई नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम दूसरा शब्द भी इस्तेमाल देखते हैं, क्या है? इन ऑर्डर दैट और फ्यूचर जनरेशन में इंजॉय द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। मतलब क्यों ऐसा करना जरूरी हो गया, प्रिवेंट करना जरूरी हो गया इंडेंजर्ड एनिमल को, ताकि जो हमारे फ्यूचर की जनरेशन है वो भी इतनी डाइवर्सिटी जो हमारे धरती पे फैली हुई है अलग अलग एनिमल्स की, उसको एंजॉय कर सकें। तो जाहिर सी बात है जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो क्या है? एकदम सही है। और ये हमने पता कैसे किया? हम इंडेंजर्ड से यहाँ से हिंट हमने समझ लिया कि इंडेंजर्ड अगर कोई भी स्पीसीज है तो उसके एक्सटिंक्ट होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है, मतलब विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। तो विलुप्त की अगर आपको इंग्लिश पता है तो आसानी से आप इसे गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन पब्लिक ओवर 3 days ऑफ प्रीमियर फटसल नाउ। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि थोड़ा सा इंग्लिश का जो वोकेबलरी सेक्शन है थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फटसल का मतलब क्या होता है? फटसेल किसे कहते हैं? फुटसेल कहते हैं किसे? एक तरीके का ये जैसे आपका फुटबॉल होता है कुछ उस तरीके का एक गेम होता है, गेम का नाम है एक तरीके से। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि क्रिकेट की लीग हो रही है, आईपीएल हो रहा है, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग ऐसे करके क्या कुछ होता है, तो कुछ उसी तरीके का ये कोई गेम है जिसकी आपके प्रीमियर हो रहे हैं, मतलब कोई आपका मैच खेला जा रहा है वहाँ पे। तो उस तरीके की बात की तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन पब्लिक, कि यहाँ पे जो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, मतलब पब्लिक क्या करेगी इस ओवर 3 days, मतलब पब्लिक आ रही है। तो आने के लिए यहाँ पे शब्द कौन सा इस्तेमाल होगा? टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? आना, मतलब किसी स्पेशल इवेंट को देखने आने के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक के लिए, टर्न आउट, ठीक है। तो जो पहला हमको ऑप्शन मिलता है वही हमको एकदम सही दिख रहा है, जबकि और देखिए बी वाला क्या है? द पब्लिक सोर्स नहीं आपका इस्तेमाल होगा, बेसिस कॉज। ये आपका शब्द क्या है? सारे के सारे गलत होते हैं। यहाँ पे अगर किसी इवेंट की बात की जाए तो पब्लिक की गैदरिंग की बात की जाए, मतलब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आ रहे हैं देखने के लिए, तो टर्न आउट आपका शब्द क्या है? एकदम सही है। बाकी शब्द आपके ये गलत यहाँ पे निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये सही है। दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए क्या है? मीन्स द स्पोर्ट्स, यहाँ पे बताया गया मीन्स द एंड फैंसी अम्यूजिंग फ्रॉम इट्स बीन प्रेजेंटेड इन इज वेल। अब यहाँ पे क्या है? वार्म्ड अप टू। तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो भी आपका क्या है? वार्म्ड अप टू। ये भी आपका एकदम सही है, मतलब ए वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। तो हमको क्या है कि थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान अगर हम देते हैं तो जो डबल फिलर्स के शब्द हैं उसको हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे भरे जाने हैं। और एक जो आपने पकड़ लिया कि हाँ पहले में या दूसरे में जो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो इजी लगे आपको, जो आपने पकड़ लिया, तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है उसको चेक करके देखिए वो आपका सही हो रहा है कि नहीं। ज़्यादातर जो 90% केसेस होते हैं जो दूसरा ऑप्शन होता है वो भी आपका सही हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको 50-50% का चांस दिया जाता है। अगर केवल यहाँ पे एक ही फिलिंग दी ब्लैंक्स होता है, यहाँ पे होता है वार्म्ड अप टू, ठीक है, वार्म्ड अप टू, तो आपका क्या होता है? थोड़ा सा इसको पहचानना डिफिकल्ट होता है जिनको अगर ये नहीं पता है कि आपका टर्न आउट का मतलब क्या होता है। पब्लिक की गैदरिंग से मतलब होता है, अगर नहीं पता होगा तो कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ पे क्या होती है? डिफिकल्टी उत्पन्न होती है ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं मोर, और उसके बाद खाली स्थान देखिए, फिर कॉमा है। इवन दो द टू साइड्स हैव नॉट येट साइंड द ग्राउंड रूल्स दे हैव टू बाई इट इन पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात सिंस देर इज प्रैक्टिकल नथिंग एल्स टू गो बाई। तो अब यहाँ पे देखिए मोर के पहले क्या होगा, मोर के बाद आपका क्या होगा? एकदम आप ब्लैंक हैं। मोर के बाद आप क्या लगा सकते हैं? मोर एबरेंट, मोर एनोमलेस्टिक, मोर क्यूरियसली, मोर एनॉमलस, क्या लगा सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इवन दो द टू साइड्स हैव नॉट येट साइंड द ग्राउंड रूल्स। अब मुझे यहाँ पे हिंट कहाँ से मिलता है? इस रूल्स से मुझे हिंट मिलता है कि दोनों पार्टीज ने अभी तक ग्राउंड रूल्स साइन नहीं किए हैं। दे हैव टू के बाद आपका क्या आएगा? दे हैव टू क्विट, नहीं, रूल्स के बारे में आप क्विट नहीं हो सकते हैं आप। रेजिस्ट,
दे हैव टू रजिस्ट इट बाई, दे हैव टू रजिस्ट बाई नहीं, आपका ये भी शब्द आपका नहीं है। अबाइड, अबाइड शब्द को अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ जाएंगे क्या है। अबाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी रूल या कोई भी आपका जो कानून है, जो संविधान है, उससे बंधे होने को क्या कहते हैं, कहते हैं अबाइड शब्द का इस्तेमाल कहते हैं। क्या उन्होंने अभी तक तो कोई भी ग्राउंड रूल साइन नहीं किया है, दे हैव टू अबाइड बाई इन, मतलब उन्हें इस तरीके के किसी ना किसी ग्राउंड रूल से इकट्ठा होना ही होगा, बंधना ही होगा। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे कुछ मुझे मिलता सही दिख रहा है। उसके पहले का सेंटेंस देखिए, मोर क्यूरियसली, तो क्यूरियसली आपका क्या होता है, क्यूरियसली आपका एक तरीके से समझ सकते हैं कि क्यूरियस का ये एडवर्ब है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जब आपकी कोई भी जानकारी जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं तो क्यूरियस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह यहाँ पे आपका क्यूरियसली यूज किया गया है ये बताने के लिए, मतलब जानने के इच्छुक होने के लिए कि अभी तक की दोनों साइड्स ने कोई रूल तो साइन नहीं किया, लेकिन उनको इस तरह का कुछ करना होगा आगे आने वाले समय में। तो ये आपका जो शब्द है सी वाला आपको मुझे सही दिख रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे और आप इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा, पहला वाला है दूसरा वाला, कोई ना कोई एक आपको हिंट तो जरूर देगा जिससे आप आगे के बढ़ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका सही सेंटेंस हो सकता है या क्या कुछ सही ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जो आप टिक करके आगे बढ़ें और आपका जो ये 5 नंबर का आएगा डबल फिलर्स वो आपका सही हो जाए। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ क्रिश्चियन लेगार्ड सेज दैट ब्रिटेन्स वोट टू क्विट द यूरोपियन यूनियन हैज significant uncertainty into global economy but it is nevertheless unlikely to cause a world, फिर आगे आपका देखिए क्या है, ये मतलब एकदम इकोनॉमिक टर्म्स हैं। तो अगर मैं देखूं पहला वाला ऑप्शन कि ब्रिटेन्स वोट टू क्विट द यूरोपियन हैज़ रिमूव्ड द अनसर्टेनिटी इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी बट नेवरदलेस अनलाइकली टू कॉज रिग्रेशन, तो ये दोनों आपके शब्द सही नहीं है। रिमूव्ड आपका, रिग्रेशन ये आपका शब्द सही नहीं है। नेक्स्ट बात करें बी की, तो यूरोपियन हैज़ इंजेक्टेड, तो हम कहते हैं इस तरीके का टर्म यूज़ करते हैं अब जब भी महंगाई वगैरह की बात होती है तो इंजेक्ट करने की बात करते हैं, या लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इंजेक्ट करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक टर्म है एक। तो हैज़ इंजेक्टेड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ब्रिटेन ने जब क्विट किया है तो इसका मतलब ही क्या होगा कि इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो प्रभावित तो होनी ही होनी है। इससे ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी रिमूव नहीं होनी, जैसा पहला ऑप्शन कह रहा था, तो रिमूव नहीं होगी बल्कि उससे अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, ग्लोबल इकोनॉमी की जो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। एंड अनलाइकली टू कॉज अ वर्ड रिसेशन, रिसेशन शब्द आपका समझ सकते हैं 2008 से हमारे भारत में भी हुआ था इसका कुछ प्रभाव बहुत ज़्यादा रिसेशन का। तो ये आपका जो रिसेशन है ये भी आपका एकदम सही यहाँ पे बैठ रहा है कि इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल रिसेशन होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। जबकि और आप देखिए ऑप्शन सी को डिटैच्ड या रेट्रोसेशन ये आपका क्या है, गलत है। एडजॉइंट या प्रोग्रेस ये भी आपका गलत है, दोनों आपके शब्द यहाँ पे गलत हो जाते हैं। बी वाला ऑप्शन मुझे एकदम सही मिल गया है, इसको आप टिक करिए और आगे बढ़िए। तो आपको एक तरीके से शब्दों को देखना होगा क्या यहाँ पे शब्द बन रहे हैं, किस तरीके के शब्द हैं और क्या यहाँ पे फिल हो सकता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिमांड फ्रॉम बोथ कंज्यूमर एंटरप्राइज डैश दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, मतलब किसी भी रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे कंज्यूमर और एंटरप्राइज की डिमांड, कैसी डिमांड आपकी हो सकती है। पहला ऑप्शन पढ़िए क्या है, मल्टीप्लाई डिमांड, तो मल्टीप्लाई डिमांड आपका ये शब्द यहाँ पे गलत है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिमांड नहीं हो सकता है, मल्टीपल डिमांड होता तो यहाँ पे हम कुछ समझने की कोशिश करते, लेकिन मल्टीप्लाई डिमांड ये आपका फॉर्म नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। इनसैटिएबल डिमांड, तो हाँ डिमांड आपकी इनसैटिएबल आपकी हो सकती है। इनसैटिएबल का मतलब जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, मतलब तोषणी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। कहने की इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड इनसैटिएबल डिमांड बोथ कंज्यूमर एंड इंटरप्राइज की, दोनों कंज्यूमर इंटरप्राइज के लिए इनसैटिएबल मोटिवेट दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, सही बात है। बी वाला जो ऑप्शन आपका देखते हैं मुझे एकदम सही मिल गया है कि अगर इनसैटिएबल डिमांड होगी दोनों कंज्यूमर इंटरप्राइज की तरफ से तो इससे क्या होगा कि ये जो रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है ये इसको इससे और मोटिवेशन मिलेगी, मतलब कंज्यूमर को भी ज़्यादा डिमांड होगी तो इंटरप्राइज वाला भी ज़्यादा डिमांड करेगा। हमने देखा था कि अगर थोड़ा बहुत कॉमर्स बैकग्राउंड से एक तरीके की ये चेन आपकी बन जाती है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा चीज़ें वस्तुएँ बनेंगी, जितना ज़्यादा वस्तुएँ बनेंगी उतना ज़्यादा फिर से और पैसा जाएगा लोगों के पास, फिर से और डिमांड होगी, तो ये आपका मोटिवेट करेगा ही करेगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बल्कि और देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिक्रीजिंग डिमांड अगर होगी, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो उससे कोई भी आपका सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता है, गलत है। अनक्वेंचेबल,
अनक्वेंचेबल एक तरीके से यूज होता है इनसेटिएबल की जगह पे, लेकिन जो आपका इनसेटिएबल वर्ड है वो आपका एकदम सही है। और जबकि यहाँ पे हम बात करें दूसरे शब्द की, दूसरा शब्द क्या है, फॉरेज। फॉरेज का मतलब क्या होता है, फॉरेज हम कहते हैं हिंदी में क्या, चारा या भोजन के लिए घूमना, इधर उधर जाना। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, तो इसके लिए आप डी वाला ऑप्शन को भी गलत कर सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन ही आपके पास सही बचता है, जो कि एकदम सारी चीज़ें मैच हो रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, द पब्लिक वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम नोइंग व्हाट द, यहाँ पे डैश ऑफ द पीपुल हैव टू से, व्हाट द ऑफ द पीपुल हैव टू से, मतलब ऑफ द पीपुल। तो हम अगर इस शब्द को देखें और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शंस पे चले आए कि ऑफ द पीपुल हैव टू से, मतलब लोगों के द्वारा जो चुनिंदा लोग हैं, जो चुने गए लोग हैं, इस तरीके की बात की है, उनका क्या कहना ऑन द ड्रॉट सिचुएशन, की जो ये सूखाग्रस्त स्थिति है इस पर क्या कहना है। तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेटिव का यूज़ करते हैं, मतलब लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं उनके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल वर्ड का यूज़ करते हैं। और सारे ऑप्शंस देखिए, डिफरेंट ऑफ द पीपल ये नहीं होगा, एटिपिकल ऑफ द पीपल ये भी आपका गलत है। डी वाला ऑप्शन देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स हैव टू से, मतलब लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं उनका क्या कहना है, मतलब एक तरीके से जो नेताओं की बात की जा रही है, लीडर्स की बात की जा रही है कि इस ड्रॉट सिचुएशन में उनका क्या कहना है, एज इट हैज़। फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, अनफोल्डेड इन देयर एरियाज। अनफोल्ड का मतलब क्या होता है, अनफोल्ड का मतलब होता है फैलना, मतलब किसी भी एरिया में फैलना। ये जो आपका सूखाग्रस्त जो स्थिति है जो इस पूरे एरिया में फैली हुई है, इसके बारे में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या कहना है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है सीधा सिंपल सा है, आपको मिल गया। डी वाले ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़िए। तो आपको अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे होगा, थोड़ा सा जनरल सेंस को आप लेकर के चलेंगे तो बहुत सारे शब्दों को इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्राइवेट सेक्टर हैज़ मेड डैश प्रोग्रेस बट ऑन द फ्लिप साइड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो अगर आप सेंटेंस को देखिए कि एक तरफ मतलब एक तरीके से कंट्रा पॉजिटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इस तरीके की बात की जा रही है कि एक तरफ उनकी उसकी बढ़ाई जा रही है कि हाँ इसने ये कुछ किया है लेकिन इसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है, इस बारे में बात की जा रही है। मतलब एक तरफ आपका पॉजिटिव साइड भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उसका नेगेटिव साइड भी दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव भरा जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव भरा जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस को चेक करिए, द प्राइवेट सेक्टर हैज़ मेड स्लोली प्रोग्रेस, तो आपका सेंटेंस ही गलत है, स्लो प्रोग्रेस होता है तो समझ में आता है, ठीक है। बट ऑन द फ्लिप साइड इट इज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग स्पीड, तो आपका ये देख रहे हैं दोनों आपके शब्द गलत हो जाते हैं। बी की बात करें, हैज़ मेड इम्प्रूव प्रोग्रेस, तो ये भी आपका शब्द क्या हो जाता है, यहीं से गलत हो जाता है। दूसरे में देखिए क्या है, इंक्रीज पेस इन द हेल्थ केयर सेक्टर, दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं। मैनी प्रोग्रेस, मैनी ठीक है यूज़ कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकता है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखिए, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एज अ जनरल सेंस में, जब बात करते हैं किसी की प्रोग्रेस के बारे में तो ट्रेमेंडस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस बट ऑन द फ्लिप साइड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी। देखिए आपका एक नेगेटिव सेंटेंस आपको मिल गया, इनइक्वलिटी इन द हेल्थ सेक्टर, मतलब उसने जो प्राइवेट सेक्टर है उसने प्रोग्रेस तो कर ली है लेकिन हेल्थ सेक्टर में क्या हो गई, इनइक्वलिटी। अब शब्द को आप यहाँ से रिलेट भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज पॉसिबल हो सकता है, आसानी से उसका इलाज करवा सकते हैं आप, लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं वो उसका इलाज करवाने में उतने सक्षम नहीं होंगे। तो इतना समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो डी वाला ऑप्शन है यही आपके लिए सही हो रहा है। तो ये तो थे 15 शब्द, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। 15 डबल फिलर्स मैं आपके लिए लेके आया था, ढूंढ के इनको लेके आया था ताकि आपको समझा सकूं कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ पे ज़रूरत होगी। अगर इनमें 5 नंबर आपको पूरे करने हैं तो आप एक तो फ्रेजेस पे आप एकदम ध्यान दीजिए, फ्रेजेस को समझ लीजिए, क्या क्या आपके फ्रेजेस उनके पेयर्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ मैंने भी आपको बता रखे हैं वोकैबुलरी के पार्ट में, तो उन्हें आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वोकैबुलरी को थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे तो आपको यहाँ पे शब्दों को समझने में आसानी होगी, क्या शब्द यहाँ पे आ सकता है और उसका अर्थ क्या निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये होगी कि आपको जरूरी नहीं कि हर एक ऑप्शन को लेकर के ही चलना है। शब्द को जो आपका यहाँ पे पूरा लिखा गया सेंटेंस उसको पढ़िए, उसके बारे में समझने की कोशिश करिए, थीम क्या है उसकी, फिर अपने आप से, जैसे भी हमने देखा था कौन सा एक रोल वाला था उसमें हम समझ गए थे, जैसे हिंदी में उसका क्या मतलब होता है, चित्रित करना होता है, तो वो हम समझ गए थे। डिपिक्टेड हमको पता है, जैसे हमने इंडेंजर्ड एनिमल की बात की तो एक्सटिंक्ट जो उससे रिलेटेड वर्ड है वो हमको पता है। तो इस तरीके के शब्दों को खोजने की कोशिश करिए कौन से ऑप्शन में है, फिर दूसरे वाले ऑप्शन को मैच करके देखिए क्या सही बैठ रहा है, अगर सही है तब तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप गलत काटिए, फिर आप आगे बढ़िए। इस तरीके से आपको ढूंढने की जरूरत होगी, मतलब एक एक ऑप्शन को आपको लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन लीजिए, पहला सेंटेंस अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, दूसरे को चेक करिए, अगर दूसरा ही आपका पहला ही मैच नहीं कर रहा है दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। बस इतना आपको काम करना है, यहाँ से आपका थोड़ा सा समय भी बचेगा और आपको एकदम सही आंसर मिलने में
एकदम आसानी हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आपको कोई और वीडियो चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।